हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। और आज पढ़ेंगे हम बाकी के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। आई होप कि आपने पुरानी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने सेल के बारे में ओवरव्यू दिया था और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और वो सेमी परमेएबल क्यों है वो भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए शुरू करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिस्टर्न है, एंड दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच इज ऑन द साइड। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज इट इज जनरेटिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं, दिस इज द सेल्स मेन एनर्जी सोर्स। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की फंक्शनिंग को हम और भी ज्यादा डिटेल में, बिकॉज कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू वीडियो लेके आऊंगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें हम स्पेशली क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं उन साइकिल्स की बात करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर हम देखें सम की फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फर्स्ट वन इज द एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो एटीपी प्रोडक्शन कैसे करते हैं? दे प्रोड्यूस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स और क्रेब्स साइकिल बेसिकली को फॉलो करके वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। अभी क्या है साइकिल्स, हम मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको इन साइकिल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम मेजरली पहले फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो द सेकेंड फंक्शन इज द कैल्शियम स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेगुलेट करने में कैल्शियम के लेवल को सेल के। ठीक है, और विच इज वेरी क्रूशियल जब हम वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज की बात करें तो। ठीक है, thirdly इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस को और इंश्योर करता है कि डैमेज्ड और अननेसेसरी सेल्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हीट का प्रोडक्शन। तो जो कुछ सेल्स होती हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है हीट को थ्रू थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग द हीट इन सम सेल्स। ठीक है, तो मेक इट अंडरलाइन, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ठीक है, तो दे इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिट्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस बायोलॉजिकल पाथवेज। अलग अलग जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो पाथवेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और वहां पे इन जो मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया हार्मोन के प्रोडक्शन में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे वो कंट्रीब्यूट करता है सिंथेसिस करना हार्मोन का, जैसे कि हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इनका प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी एटीपी के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं एटीपी के बारे में। जो मैं बार बार बोल रही हूँ एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, बट भाई है क्या आखिर एटीपी? ठीक है, तो अगर हम देखें तो एटीपी को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये स्टोर करके रखता है और ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एनर्जी को अलग अलग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस में, जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है वहां तक ट्रांसफर करने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें एटीपी की, तो एटीपी में तीन चीजें होती हैं। एक होता है एडिनिन, दूसरा है राइबोस, एंड उसके बाद ग्लाइको फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो एडिनिन जो है वो है एक नाइट्रोजनस बेस, और जो राइबोस है उसमें 5 कार्बन शुगर होता है। दूसरा थर्ड जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड वेरी हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप से एनर्जी रिलीज होती है जब वो ब्रेकअप होते हैं, ब्रोकन होते हैं, और पावर उसमें सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जनरेट होती है। ठीक है, अब एटीपी का प्रोडक्शन होता कैसे है?
सो एटीपी सिंथेसाइज होती है थ्रू किन किन तरीकों से? सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन अगेन अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मैं आपको इन चेन्स के बारे में बताऊंगी। सेकेंडली जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस से, जहां पे प्लांट्स फोटो फॉस्फोराइलेशन की वजह से हेल्प से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड वन इज द फर्मेंटेशन, जहां पे एनारोबिक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर हम देखें एटीपी का फंक्शन क्या है, तो एटीपी का फंक्शन जो होता है वो मेजरली हम देखें तो चार मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज द एनर्जी ट्रांसफर, वो जो प्रोवाइड एनर्जी को करता है सेलुलर कंट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्सेस के लिए और बायोसिंथेसिस के लिए। जहां जहां पे भी एनर्जी का नीड होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पावर करता है आयन को, जो लाइक सोडियम पोटेशियम पंप की तरीके से ये हेल्प करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। थर्डली सेल की सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ये एक्ट करता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन मेटाबॉलिक पाथवेज, जो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज है वहां पे एज अ सिग्नलिंग भी ये हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए फोर्थ फंक्शन इसका, तो इट इज हेल्पिंग इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। यस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए भी एटीपी का यूज होता है, तो वहां पे ये सप्लाई करता है फॉस्फेट ग्रुप्स को फॉर न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो शॉर्टली मैंने आपको इनके फंक्शंस बता दिए, इनको हम डिटेल में जब जिसका जैसे टर्न आता जाएगा, आप मेरा जब फुल कोर्स देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक एक चीज को मैं आगे जाके कैसे एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब बारी है नेक्स्ट ऑर्गेनल की, तो अब हम जानेंगे अबाउट गोल्गी apparatus। ठीक है, तो ये ऐसे कप प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं गोल्गी apparatus। ठीक है, इनको हम गोल्गी apparatus के साथ साथ इनका एक दूसरा नाम भी है जिनको बोलते हैं हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ इसके बारे में, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में हमें मिलता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मॉडिफाइंग। ठीक है, तो ये क्या किस चीज को मॉडिफाई करता है? ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो गोल्गी apparatus इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग एज वेल एज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स इन द सेल। ठीक है, चलिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं है सिस्टर्ने, सिस फेस, ट्रांस फेस और वेसिकल्स। ठीक है, ये चार मेन पार्ट्स हो गए गोल्गी apparatus के। ठीक है, तो सिस्टर्ने क्या होते हैं? ये जो फ्लैटेंड स्टैग्ड पाउचेस होते हैं, ये गोल्गी apparatus को बनाने में हेल्प करते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस फेस आर द रिसीविंग साइड, जहाँ पे वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आते हैं, अराइव होते हैं, तो अब वो गोल्गी बॉडीज में अटैच हो जाते हैं, दैट फेज इज कॉल्ड द सिस फेज। और उसका अपोजिट जो शिपिंग साइड होती है उसको हम बोलते हैं, मॉडिफाई करते हैं वो प्रोटीन को और लिपिड्स को, और उसके बाद वो सेंड करते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन में, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफेज ऑफ द गोल्गी apparatus। एंड नेक्स्ट वन इज वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? वेसिकल्स स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को बिटवीन गोल्गी एंड अदर ऑर्गेनल्स। गोल्गी बॉडीज और अदर apparatus के बीच में जो ट्रांसफरिंग होती है वो वेसिकल्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं गोल्गी apparatus के। तो मेजरली 5 फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला वाला प्रोटीन मॉडिफिकेशन, तो ये ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट्स और फॉस्फेट ग्रुप्स को टू द प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में यहाँ हेल्प करता है। वहीं पे लिपिड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है, लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थर्ड, ये हेल्प करता है वेसिकल्स के फॉर्मेशन में, जो पैकेज करता है जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स को इनटू द वेसिकल्स, जिससे कि वो उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज द लाइसोसोम प्रोडक्शन। लाइसोसोम प्रोडक्शन में कैसे ये जनरेट करते हैं लाइसोसोम्स को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस। ये इन प्लांट्स होता है, अगर हम देखें ये वाला फंक्शन ये प्लांट्स में ही कैरी ऑन करते हैं, जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को फॉर द सेल वॉल।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक वाइटल ऑर्गेनल जो आपको दिखेंगे इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एंड इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से द की रोल, जहाँ पे ये प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, सिंथेसिस में भी, ट्रांसपोर्ट में भी और सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए भी, ठीक है। तीनों जगह इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन ये एक तरीके से नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का और सेक्स का, जो एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे नेटवर्क की तरह धागे की तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आरईआर और एसईआर भी बोलते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो राइबोसोम्स हैं ये स्टडेड होते हैं, जो इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं, मतलब राइबोसोम्स सब इसके ऊपर अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है, और वो उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और हार्मोन के सिंथेसिस में, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि इनसाइड बेसिकली इनसाइड द लिवर सेल्स उनको डिटॉक्सिफाई करने में, और कैल्शियम आयंस को स्टोर करने के लिए जब उनको क्रूशली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे इनका यूज होता है। दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोक्लम इज यूज्ड, इट इज इन्वॉल्व फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को इन द गोल्गी apparatus, ठीक है। अब बेसिकली अगर इनके फंक्शन की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये हेल्प करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट करने में, सेकेंडली लिपिड एंड स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए, और thirdly in detoxification, fourth one in the calcium storage and fifth one in the membrane production, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं विच इज द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स को भी हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बोलते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन फंक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट और रिसाइकलिंग मटेरियल्स में, ठीक है। and they also contain hydrolytic enzymes जो हेल्प करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में, और दूसरा मेकिंग देम एसेंशियल फॉर सेलुलर हेमोस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें अगर हम लाइसोसोम्स का, तो दे आर हैविंग मेम्ब्रेन, एंजाइम्स और एसिडिक एनवायरनमेंट, दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स इफ यू टॉक अबाउट लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम में मेम्ब्रेन है जो एक सिंगल लेयर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, और वो प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। नहीं तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसी सेल को ही पूरा डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, तो प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस एंड अमाइलेजेस, ये एंजाइम्स प्रेजेंट है जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो होता है वो एनवायरनमेंट जो है दैट इज द एसिडिक एनवायरनमेंट, जो मेंटेन होता है लो पीएच पे, 4.5 से 5 पीएच तक रहता है, और ये ऑप्टिमाइज करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो लाइसोसोम्स आर हेल्पफुल इन बेसिकली फोर मेन फंक्शंस। फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को। सेकेंडली ऑटोफेजी में, जहाँ पे वो रिमूव करता है अनवांटेड सेलुलर कंपोनेंट्स को। थर्ड वन इज एपोप्टोसिस, जहाँ पे वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बताता है, जहाँ पे हेल्प करता है जो भी डिफेक्टिव सेल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए सेल से। एंड द फोर्थ वन इज इम्यून डिफेंस, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को इन इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करें तो वहां पे हम ये वाला फंक्शन इसका देख पाएंगे। नेक्स्ट इज अ मेटाबॉलिक रेगुलेशन, जहाँ पे वो असिस्ट करता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को, ठीक है। तो अब हम देखें तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बार बार हमें सुनने को मिलता है कि दैट लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, तो हम उनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? तो हम उनको सुसाइड बैग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन करते हैं पावरफुल एंजाइम्स को जो हेल्प करते हैं
उनको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए सेल को इफ रिलीज्ड, एंड दे आल्सो लीड इन ऑटोलाइसिस, ठीक है, खुद को ही डिस्ट्रक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट एंड डिसीज प्रिवेंशन, वहाँ पे ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो लाइसोसोम में बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजाइम्स है जिसकी वजह से हम उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं। सो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स बहुत ही टाइनी मॉलिक्यूलर मशीन्स की तरीके से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों में ही आपको ये मिलेंगे, बिकॉज ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। दूसरा, ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मा, आपको ये मिलेंगे, फ्रीली मूव करते रहते हैं वहाँ पे। और या फिर ये अटैच मिलेंगे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जैसे कि हम आप पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कौन से टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, स्मूथ से या फिर रफ से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो इट इज़ वेरी कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरएनए भी बोलते हैं, और दूसरा प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्ज सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट है वो बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए को और डिकोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। वहीं पे जो लार्जर सब यूनिट होता है वो फैसिलिटेट करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द अमीनो एसिड्स। दूसरा, राइबोसोम्स को हम क्लासिफाई करें तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन और कोएफिशिएंट के बेसिस पे हम करेंगे, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं 70s, और यूकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे तो वहाँ पे होंगे ये 80s। तो 70s जहाँ पे स्मॉल 30s होता है और लार्ज 50s होते सब यूनिट होते हैं, तो ये कंपोज होकर 70s हो जाते हैं। और अगर हम देखें यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में तो ये 80s होते हैं, जहाँ पे स्मॉल वाली 80s 40s होते हैं और लार्जर वन 60s सब यूनिट होते हैं जो कंपोज होकर हो जाते हैं 80s, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स के मेनली 3 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे वो असेंबल करते हैं अमीनो एसिड्स को इनटू द पेप्टाइड्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जो भी उनको जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मिला होता है उसके हिसाब से वो उनको असेंबल करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए नेक्स्ट इसका फंक्शन है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेशन में कैसे? ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन 3 जगहों पे हेल्प करता है, ठीक है। इनिशिएशन होता है जहाँ पे राइबोसोम बाइंड करता है एमआरएनए से, और इलोंगेशन में जहाँ पे टीआरएनए ब्रिंग करता है अमीनो एसिड्स को एंड फॉर्म करता है इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। थर्ड वन इज द टर्मिनेशन, जहाँ पे कंप्लीटेड प्रोटीन जो है वहां पे रिलीज होती है, देयर ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है हमें सेलुलर ग्रोथ एंड रिपेयर में, जहाँ पे ये एसेंशियल होता है, जहाँ पे प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स और इसको प्रोडक्शन करके वहां पे ये सेलुलर ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प आउट करता है। वहीं पे टाइप्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्री राइबोसोम्स और बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, फ्री मतलब जो फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और वो सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, किसकी सिंथेसिस? प्रोटीन की सिंथेसिस आफ्टर ऑल, राइट, और इंटरनल साइट्स में। और वहीं पे जो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं वहाँ वो कहाँ पे मिलेंगे? इसका आंसर मैं आपसे चाहती हूँ इन द कमेंट बॉक्स कि मैं बाउंड राइबोसोम्स कौन से सेल ऑर्गेनल पे बाउंड होंगे, ठीक है। फंक्शन मैं बता देती हूँ, ये इनका फंक्शन होता है जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोटीन को, और सेक्रेशन में मेम्ब्रेन के इंटीग्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं या फिर एल्गे में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड इसका मेन फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज और पिगमेंट की सिंथेसिस में, ठीक है। दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसका एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। दूसरा हम देखें टाइप्स की बात करें तो प्लास्टिड्स 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट
एंड जेनेरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट स्टोर करता है पिगमेंट्स को, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जो आप ग्रीन कलर देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो हमें बाकी और पिगमेंट्स वहां पे स्टोर होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ठीक है, थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिक, बट ये इन्वॉल्व करता है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के स्टोरेज में, ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द गेरोप्लास्ट। तो गेरोप्लास्ट में ये एजिंग क्लोरोप्लास्ट की जो होती है वो अडाप्ट करता है, एंड व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नो लॉन्गर नीडेड वहां पे ये वाला प्लास्टिड वहां पे प्लांट को हेल्प आउट करता है। अब अगर हम देखें प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इसमें एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेकेंडली इसमें होता है स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड्स। सो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है प्लास्टिड को और रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट में। स्ट्रोमा का फंक्शन है कि दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस जहाँ पे एंजाइम और डीएनए को कंटेनिंग के लिए स्पेस चाहिए वहां पे वो हेल्प आउट करता है। और जो ये थैलाकॉइड्स हैं ये आपको मेनली दिखाई देते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। ये स्टैक्ड होते हैं, स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स है, एक के ऊपर एक ऐसी चीजें रखी हुई दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स, और ये हेल्प करते हैं हमें फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे थाइलाकॉइड्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम फंक्शन देखें प्लास्टिड्स का, तो प्लास्टिड्स एज वी अंडरस्टूड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स, इनका मेन फंक्शन है ये हेल्प करता है हमें फोटोसिंथेसिस में, जो क्लोरोप्लास्ट वहां पे हेल्प करता है। पिगमेंट स्टोरेज में जहाँ पे क्रोमोप्लास्ट हेल्प कर रहा है, जहाँ पे कैरोटिनॉइड्स होता है कलरेशन वगैरह के लिए। सेकेंडली इज द फूड स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पे हेल्प कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, फूड को स्टोर कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड और अमीनो एसिड की सिंथेसिस, तो वहां पे भी ये प्लास्टिड्स हमारे प्लांट का हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में बात करते हैं, दैट इज द सो द सेल वॉल। ये एक रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, एल्गे और कुछ आगे में आपको देखने को मिलेगी। देन इट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड ये प्रेजेंट होती है, इनसाइड नहीं, इट इज प्रेजेंट एज अ नेम सेल वॉल। वॉल कहाँ होती है, हमारे हाउस के भी बाहर होती है, राइट? तो ये सेल के बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली है, और ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, सपोर्ट, दूसरा शेप और प्रोटेक्शन में सेल की। ठीक, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो वो जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो कंपोजिशन होता है प्लांट सेल वॉल में। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमोसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की, तो वो कंपोज होती है काइटिन से, और उसमें सिमिलर एक्सोस्केलेटन और आर्थ्रोपोड्स में भी आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो वहां पे ये पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं और प्रोवाइड करते हैं वहां पे स्ट्रेंथ को, और प्रिवेंट करते हैं ये लाइसिस से। ठीक है, देन नेक्स्ट व्हाट इज अ एल्गल सेल वॉल। वहां पे अगर हम देखें तो ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड से, जैसे कि अगार और कैरागेन में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेल वॉल, जो थिन और फ्लेक्सिबल होती है और ये अलाउ करती है सेल की ग्रोथ को। सेकेंड वन इज द मिडिल लेमिना, जो पेप्टिन रिच होती है और ये हेल्प करती है सेल को स्टिक करने में टुगेदर। एंड द लास्ट वन इज अ सेल वॉल, इट इज अ रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर विच इज फाउंड इन द प्लांट्स फंगी एज आई टोल्ड यू, एंड इट इज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल वॉल के फंक्शंस की, तो इसका ब्रॉडली मेन 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज इट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जहाँ पे ये सेल को शेप और उसके कोलैप्स में मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंडली ये रेगुलेट करता है वाटर के बैलेंस को, जहाँ पे ये ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, और ये प्रिवेंट करता है कि जहाँ पे एक्सेसिव वाटर इनटेक ना कर पाए सेल। एंड थर्डली ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में सेल को अगेंस्ट द पैथोजेंस, जहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ बैरियर, जहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस को क्रॉस करके अंदर सेल में नहीं एंटर कर पाते हैं।
एंड फोर्थ वन ये फैसिलिटेट करता है इन द सेल कम्युनिकेशन, जहाँ पे इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स, जिससे ये सेल कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो पूरे ही सेल के इंटीरियर को फिल करके रखता है, और ये एक तरीके से मीडियम भी है जहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट्स अपने अपने फंक्शंस प्ले कर पाते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल जहाँ पे हम सेलुलर प्रोसेसेस की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात करें, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में तीन मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज अ साइटोसॉल, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनल्स और उसके बाद इंक्लूजन्स। ठीक है, तो साइटोसोल क्या है? साइटोसोल वो फ्लूइड है, फ्लूइड पोर्शन है जहाँ पे जो आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब उसमें डिसॉल्व होके रहती हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनल्स जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, ये सब चीजें होती हैं। एंड द लास्ट वन इज द एंक्लोजोन्स जहाँ पे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस सच एज स्टार्च ग्रैन्यूल्स और लिपिड्स ड्रॉपलेट्स, ये सब चीजें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो साइटोप्लाज्म के 5 मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज द सपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनल्स, जहाँ पे ये एक मीडियम की तरीके से हेल्प करता है, जहाँ पे ये ऑर्गेनल्स को अपने अंदर सस्पेंड करके रखने में हेल्प आउट करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज द फैसिलिटेट सपोर्ट, जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, जहाँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होने हैं, आयंस के होने हैं इनसाइड द सेल, वहाँ पे ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? ये सब हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट? उसके अंदर ही तो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो वहीं पे ये सारे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो सेल डिवीजन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे ये माइटोसिस और साइटोकेनेसिस में यहाँ पे ये हेल्प आउट कर रहा है। एंड लास्ट वन अगर हम देखें तो ये सेल को शेप देने में, उसकी शेप मेंटेन करने में भी इसको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये वर्क कर रहा है एज अ साइटोस्केलेटन, जहाँ पे ये स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर सेल को। तो आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चलिए मैं अगली वीडियो में आपके लिए और भी सेल के बारे में डिटेल चीज़ें लेके आऊँगी। तो वो सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो मेरे वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। सेल का ओवरव्यू, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, ये सब कुछ मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये सारे वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास इतनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट योर चैप्टर्स नहीं पहुंच पाएगी सबसे पहले। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मिनी क्विज टाइम। मैंने तो सबको टॉपिक्स बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाए, पर अब बारी है ये चेक करने की कि आप लोगों ने वो ध्यान से सुने या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? तो उस ऑर्गेनल का नाम बताइए जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? मैंने तो आपको बताया था। अब आपकी बारी, यस या नो में आंसर देना कि क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होती है या नहीं होती। तीसरा क्वेश्चन है, गोल्गी apparatus क्या करता है? व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus? ये भी मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था। अब बारी आपको चेक करने की कि आपने वो चीजें ध्यान से सुनी या नहीं। ये सारे टॉपिक्स बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम में भी आते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो इनको बड़े डिटेल में समझिए, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में बढ़ेंगे ये चीजें आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए चीजें डिटेल में लेके आ रही हूँ, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। छोटी क्लासेस के लिए मैं कॉन्सेप्ट स्टोरी वे में लेके आती हूँ, तो उनको भी प्लीज जरूर देखिएगा। और जिनको भी मेरी ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
चलिए फ्रेंड्स, टिल दैट टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।